गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी क्लास 9th क्लास में आपके जो ग्रामर के टॉपिक है, ग्रामर के टॉपिक में अपन ने शब्द निर्माण, है ना, फर्स्ट अपना टॉपिक था शब्द निर्माण, जिसमें अपन ने पढ़ा उपसर्ग, प्रत्यय, ये अपन ने उसमें पढ़ लिए। अब अपन आज पढ़ेंगे अपना दूसरा टॉपिक है वाक्य रचना। वाक्य रचना, वाक्य रचना। अब वाक्य जो अपने मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, है ना, अपन कहते हैं कि वाक्य यानी जो अपने मुंह से निकलने वाली दुनिया है, शब्द है ना, जो पद है, वो सबसे छोटी इकाई को अपन क्या कहते हैं? वर्ण। तो वर्ण में स्वर शामिल होता है और वो अक्षर का रूप लेता है। तो वैसे ही वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द और शब्दों के मेल से बनते हैं पद। पदों के यानी पदों को जब जिसका अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता हो वो बन जाता है वाक्य। तो वाक्य मनुष्य के लिए उपयोगी है बोलना, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में लोगों से उसका संपर्क होता है, आपस में लोगों से अपने विचारों को आदान प्रदान करना, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उसे एक भाषा की आवश्यकता होती है। वो जिस भाषा का प्रयोग करता है वो भाषा एक अर्थपूर्ण अपना एक अर्थ प्रकट करती है और उसे अपन कहते हैं, जो पद समूह का वो प्रयोग करता है वो पद समूह कहलाते हैं वाक्य। तो आज अपन वाक्य के बारे में ही पढ़ेंगे कि वाक्य किस रूप में अपन इनका प्रयोग करते हैं। तो वाक्य क्या है? तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है ना, तो दूसरे शब्दों में वाक्य सार्थक शब्दों का, सार्थक शब्दों का, सार्थक जैसे तीनों वर्ण मिलकर क्या बन गए? एक शब्द बन गया और ये हो गया कमल। अब कमल एक सार्थक शब्द है, इसका अपना एक अर्थ है, यही मैं यहाँ लिख दूं तीनों को अपन एक शब्द का रूप देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ये जो वर्ण आपस में मिले हैं इनका कोई अपना एक अर्थ नहीं निकलता, यहाँ कोई प्रकट का कोई अर्थ नहीं है, तो ये एक शब्द नहीं है और ये एक शब्द है क्योंकि ये अपना एक अर्थ प्रकट करता है। तो सार्थक शब्दों का समूह अपन क्या कहेंगे? सार्थक शब्दों का एक समूह जो एक पद विशेष में व्यवस्थित रूप में स्थित हो। व्यवस्थित रूप यानी जब ये शब्द हो गया सार्थक शब्द, इन शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से व्यवस्थित रूप में उपस्थित किया जाएगा। जैसे मैंने कहा आपको, मोहन घर जा रहा है, मोहन घर जा रहा है। अब इसी चीज को ये एक व्यवस्थित रूप है, मैंने लिख दिया घर है मोहन रहा जा, सारे ये शब्द है, घर ये रहा है ना, है ये रहा, मोहन ये रहा ये रहा और जा ये रहा, यही सारे शब्द है। यहाँ पर भी घर है मोहन रहा जा, इसको अपन अशुद्ध वाक्य कहेंगे, ये एक अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसके ग्रामर की दृष्टि से ये सारे जो शब्द है वो अपने स्थान पर व्यवस्थित नहीं है, तो इसलिए अपन कहेंगे सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित रूप। सार्थक शब्द है मोहन घर जा रहा है, हर एक शब्द का अपना सार्थक रूप है। मोहन व्यक्ति विशेष का नाम है, घर, ये सारे शब्द क्या है? अपना एक अर्थ देते हैं, सारे शब्द सही है। तो इन शब्दों को जब अपन व्यवस्थित रूप में उपस्थित करेंगे, ये व्यवस्थित रूप है कि किसके बाद क्या आएगा? जैसे आप इंग्लिश में कहते हो ना सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो वही चीज यहाँ सारी आ रही है। जब ये व्यवस्थित रूप होगा, व्याकरण की दृष्टि से सब व्यवस्थित होंगे, तो जब वो व्यवस्थित रूप में आएंगे तो वो एक वाक्य कहलाएगा, यानी सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप वो कहलाता है वाक्य। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे वाक्य के बारे में कि वाक्य किस रूप में है। सबसे पहले आपने पढ़ा वाक्य का अर्थ। तो वाक्य का क्या अर्थ है? वाक्य का अर्थ क्या है? वाक्य का अर्थ है कि जो शब्द यानी जिन शब्दों के मेल से वाक्य बनता है वो शब्द सार्थक शब्द।
सार्थक शब्दों का मेल। वाक्य का क्या अर्थ है? वाक्य किससे बनेगा? सार्थक शब्दों से। तो जिस भाषा का मनुष्य बोलने के प्रयोग करता है, जब वो जिस भाषा का प्रयोग करता है, उस भाषा में जो पद उसके शामिल होते हैं, उन पदों का एक सार्थक रूप होना चाहिए। सार्थक रूप यानी उन शब्दों का एक सार्थक अर्थ होता है। सार्थक अर्थ के साथ कोई शब्द जब शब्द कहलाएगा जब उसके साथ उसका अर्थ होगा, अन्यथा वो शब्द शब्द नहीं कहलाएगा। तो अपन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मुख से जब बोल रहे हैं, जो वाणी निकल रही है, वो सब एक सार्थक शब्द है, तभी वो शब्द बने। और शब्दों का योग क्या बन गया? शब्दों का मेल क्या बन गया? वाक्य बन गया। तो शब्दों के मेल को अपन क्या कहते हैं? सार्थक शब्दों के मेल को अपन वाक्य कहते हैं। तो ये है आपका वाक्य। अब अपन आप पढ़ोगे कि वाक्य की परिभाषा क्या है। वाक्य की परिभाषा ये आपने अर्थ दे दिया कि सार्थक शब्दों का मेल वाक्य का अर्थ। अब वाक्य का अर्थ है सार्थक शब्दों का मेल। जैसे आपने कहा कि सार्थक शब्द समूह जिसमें बोलने और लिखने वाले का भाव पूर्ण रूप से व्यक्त हो, तो वाक्य की क्या परिभाषा रहेगी कि वो सार्थक शब्दों का समूह या आप तो वह सार्थक शब्दों का समूह जिसमें पूर्ण भावाभिव्यक्ति जिसमें आप लिखोगे पूर्ण सार्थक शब्दों का समूह। सार्थक शब्दों का समूह पूर्ण भावों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। सार्थक वह सार्थक शब्दों का समूह जो यहाँ आपको जो पूर्ण भावों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। वाक्य कहलाता है। ठीक है, यानी क्या परिभाषा हुई? वह सार्थक शब्दों का समूह जो भावों की अभिव्यक्ति, जो पूर्ण भावों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता हो। यानी सार्थक व्यवस्थित शब्दों का वह समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करता हो, वाक्य कहलाता है। यानी किसी भाव या विचार को जो पूर्ण रूप से सार्थक शब्दों के साथ प्रकट करता है, वो वाक्य कहलाता है। तो ये है आपके वाक्य की परिभाषा। इसके बाद आप लोगे वाक्य के अंग। मैंने आपको इसका एक उदाहरण दिया है ना, जैसे मोहन, जैसे अपन आप लोग उदाहरण ले लो, जैसे राम बाजार से सामान लेकर आ रहा है। ये एक संपूर्ण सार्थक शब्द समूह है। राम व्यक्ति विशेष का नाम है, बाजार है, ये सारे वर्ण जब मिलकर शब्द को बना रहे हैं, तो बाजार जो शब्द बन रहा है ये अपना एक अर्थ दे रहा है। सामान सामान है, सामान अपना एक अर्थ दे रहा है। तो ये सारे शब्द क्या है? सार्थक शब्द है ना। यही मैं लिख दूं न सा मा, तो क्या ये सार्थक शब्द है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शब्द अपना अर्थ नहीं दे रहे, तो ये एक सार्थक शब्द है। सारे यहाँ सार्थक शब्द है, तो सार्थक शब्दों का ये एक व्यवस्थित रूप है। यही मैं इन्हें उलट पलट कर लिख दूं कि मैं लिख दूं सामान लेकर बाजार, सामान लेकर बाजार रहा है राम। ऊपर नीचे कर दिए तो सब उलट कर दे, तो क्या वो एक वाक्य होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्थित रूप नहीं है। सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित रूप जो पूर्ण रूप से अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, वो कहलाता है वाक्य। सार्थक शब्द
शब्दों का समूह जो पूर्ण भावों की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता हो। सार्थक शब्दों का यहाँ आप ये भी लिख सकते हो, इसमें आप यहाँ लिख दो व्यवस्थित रूप। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूर्ण भावों की अभिव्यक्ति करता हो वो कहलाता है वाक्य। तो अब अपन पढ़ेंगे वाक्य के अंग। अपन ने परिभाषा पढ़ी, आपको समझ में आ गया कि वाक्य के इस व्यवस्थित रूप को किस रूप में कहते हैं। ये वाक्य के अंग कह दो, चाहे वाक्य के तत्व कह दो। आप यहाँ पढ़ेंगे वाक्य के तत्व या फिर वाक्य के अंग, क्योंकि इनके बिना वाक्य पूर्ण नहीं होगा। जो व्यवस्थित रूप अपन पढ़ रहे हैं वही सार्थक है। तो अपन पढ़ेंगे वाक्य के तत्व। वाक्य के तत्व कौन कौन से हैं? वाक्य के तत्व हैं, सबसे पहले हैं सार्थकता। वाक्य के तत्व हैं, सबसे पहला है सार्थकता। सार्थकता यहाँ बने वाक्य का बड़ा सार्थक शब्दों का समूह। तो सार्थक का मतलब जो अपना एक अर्थ प्रकट करता हो। तो वाक्य में शब्दों का सार्थक होना आवश्यक है। सार्थक कैसे कहेंगे? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का सार्थक होना आवश्यक है। सार्थक होना वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का सार्थक होना आवश्यक है। सार्थकता किसे कहते हैं? सार्थकता का मतलब उसका एक अपना अर्थ हो। जब बिना अर्थ के शब्द होता है तो शब्द नहीं कहलाता, और जब वो शब्द नहीं होगा तो उसका समूह जो बनेगा वो वाक्य भी अपना एक पूर्ण अपने भाव को, अभिव्यक्ति को प्रकट नहीं कर पाएगा। तो ये है आपका पहला तत्व सार्थकता। ठीक है, सार्थकता हो गया कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का सार्थक होना आवश्यक है। दूसरा है आपका आकांक्षा। आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा मतलब इच्छा व्यक्त करना, अब अंदर से उत्कंठा होना, किसी चीज को जानने की उत्कंठा होना। तो आकांक्षा में किसे कहते हैं कि एक पद को सुनकर दूसरे पद को जानने की स्वाभाविक उत्कंठा। जब एक पद को सुनकर, यानी एक वाक्य शब्द को सुनकर एक पद को सुनकर उसे आकांक्षा। एक पद को सुनकर दूसरे पद को जानने की जब स्वाभाविक मन में उत्कंठा हो, कोई पद आपको अधूरा लगे, है ना, यानी ऐसा लगे उसमें शब्दों की कमी है, तो कुछ शब्द अपन रुक जाए, उसमें छूट जाए, तो उसको जानकर जब अपन सुने तो उसको अपने पूरा अर्थ नहीं, यानी उसमें ऐसे लगे कि कुछ और जानने की उत्कंठा है, तो वो यहाँ कहलाती है आकांक्षा। जैसे मैंने लिख दिया रात को पढ़ते हैं, है ना, जैसे आपके बुक में है दिन में काम करते हैं। दिन में काम करते हैं, तो दिन में काम कौन करते हैं? इसमें एक प्रश्न पैदा हो रहा है। रात में पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं? दिन में काम करते हैं, कौन करते हैं? तो यहाँ एक वाक्य को सुनकर हमारे मन में कुछ जानने की इच्छा हो रही है कि ये शब्द कहीं से अधूरे हैं, कहीं इसमें कुछ शब्दों की कमी है। तो आकांक्षा मतलब इसका ये शब्द एक तरीके से पूर्ण है, ये वाक्य एक तरीके से पूर्ण है, रात को पढ़ते हैं, यानी ये सार्थक शब्द ऐसा
तो दिन में सभी लोग, यहाँ आपने लिख दिया दिन में सभी लोग काम करते हैं, तो ये शब्द इसकी उत्कंठा को पूर्ण करते हैं। तो ये आकांक्षा यहाँ समाप्त हो जाती है। आकांक्षा वो कहलाती है कि जब एक पद को सुनकर दूसरे को सुनने की उत्कंठा हमारे मन में रहती है तो वहां आती है आकांक्षा। ठीक है, अब है तीसरा का योग्यता। जैसे अपन ने पढ़ा आकांक्षा कि जो एक पद अपन ने सुना उस पद को सुनकर दूसरे को सुनने की मन में इच्छा रहती है, तो वैसे ही योग्यता है कि वाक्य में प्रयुक्त पद प्रत्येक शब्द अर्थ प्रदान करने में, वाक्य में प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पद प्रत्येक पद, ऐसे लिखो वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद, यहाँ हम लिख देते हैं प्रत्येक पद, प्रत्येक पद अर्थ प्रदान करने में सहायक हो, यानी वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद अर्थ प्रदान करने में सहायक हो। तो समझना चाहिए कि वाक्य में तो हम समझेंगे सहायक हो तो समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता विद्यमान है। वाक्य में योग्यता ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद अर्थ प्रदान करने में सहायक हो, यानी वाक्य में जो भी पद आए सब अपने अपने स्थान पर अपना अर्थ प्रदान करते हैं, तो वो वाक्य क्या कहलाएगा, योग्यता की दृष्टि से पूर्ण कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मोहन पेन लेकर खेलता है, तो यहाँ पेन जो शब्द है वो खेलने के लिए प्रयुक्त नहीं है। मोहन पेन लेकर खेलता है, तो यहाँ पेन शब्द खेलने के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, मोहन पेन के लिए क्या लिखेंगे, पेन लिखने के लिए प्रयुक्त होता है, पेन से लिखा जाता है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पेन की जगह। अगर आप इस वाक्य को पेन बदलकर संपूर्ण सेंटेंस बदलते हो तो सारे सेंटेंस को बदलना पड़ेगा, तो यहाँ अपन लिख देंगे मोहन बैट लेकर या बॉल लेकर खेलता है। ठीक, जैसे आपकी बुक में प्रयुक्त उदाहरण है कि किसान लाठी से फसल काटता है, आपकी बुक में ये उदाहरण है ना, तो वो उदाहरण भी इसके लिए सटीक है ना। किसान लाठी से फसल काटता है, तो यहाँ किसान लाठी लेकर फसल काटता है, क्या लाठी शब्द फसल काटने के लिए उपयुक्त है, नहीं आएगा ना, तो यहाँ क्या होगा, किसान जो भी फसल काटने के लिए होता है हंसिया, फसल ठीक है। आगे समझिए, यानी किसी एक शब्द जो एक शब्द है वो उसकी योग्यता के अनुसार अपने अर्थ को प्रकट नहीं करेगा, तो वहां वो शब्द योग्यता से अनुकूल नहीं होगा, तो ये है योग्यता। आगे आपको समझिए कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक जो पद है वो अर्थ प्रदान करने में सहायक हो। अभी यहाँ
इस पेन से इसका अर्थ नहीं निकलता और यहाँ लाठी से सेंटेंस का अर्थ नहीं निकलता। तो ये योग्यता के आधार पर ये दोनों शब्द यहाँ उपयुक्त नहीं है। इसके बाद है आपका आसक्ति। ठीक है, अगला है हमारा आसक्ति। आसक्ति को अपन कहते हैं निकटता, पास पास होना। शब्दों में जब सेंटेंस पूर्ण हो, किसी शब्द की वहां कमी नहीं हो, तो उन सेंटेंस में आपस में दूरी नहीं होनी चाहिए, निकटता आवश्यक होती है। आपका चौथा है आसक्ति या निकटता। अब अपन यहाँ आसक्ति या निकटता किसे कहेंगे? निकटता का मतलब होता है पास पास होना, तो शब्दों के पास पास होना आवश्यक है। एक शब्द, जब अपन एक शब्द कह देते हैं, जैसे अपन ने कह दिया एक शब्द या एक पद, कोई भी जैसे एक शब्द है वो, अब जैसे अपन एक सेंटेंस लिखते हैं, अपन लिखते हैं एक वाक्य लिखते हैं, तो उस वाक्य में एक शब्द या एक पद के उच्चारण के बाद, एक शब्द या एक पद के उच्चारण के तुरंत बाद उसे एक शब्द या एक पद के उच्चारण के तुरंत बाद जब दूसरा शब्द या पद आता है, उसे निकटता कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब जैसे ये आपका सेंटेंस आपके सामने लिखा है, तो यहाँ हर शब्द के बाद दूसरा शब्द तुरंत आया जा रहा है। दूसरा शब्द आ पद आता है, उसे निकटता कहते हैं। तो एक के बाद एक शब्द आया जा रहा है, तो ये सब क्या है? आपस में निकटता है। ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, ये शब्द, तो ये आपस में जब एक दूसरे के बाद तुरंत आते जा रहे हैं, तो ये चीज कहलाती है निकटता। जैसे अपन लिखते हैं इसका उदाहरण, जैसे मैं बाजार जाकर मैं बाजार जाकर सामान ला रहा हूँ। अब यहाँ ये जो गैप है, ये गैप किस लिए है? किसी अन्य शब्द के लिए, जबकि ये वाक्य आपस में एक दूसरे के शब्दों के साथ पूर्ण है, अपना एक पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है कि मैं बाजार जाकर सामान ला रहा हूँ। तो ये यहाँ जो ये दूरी है, ये निकटता है, ये इनमें निकटता का अभाव जो है, ये जो गैप बना हुआ है, ये गैप इस वाक्य के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी जो वाक्य में निकटता है वो आवश्यक रूप से होनी चाहिए। प्रस्तुत शब्दों द्वारा जो निर्मित वाक्य होना चाहिए, इसमें ये जो गैप है, ये पूर्ण, यहाँ जो ये गैप होगा, ये गैप इस सेंटेंस को क्या कर रहा है? पूर्ण नहीं बना रहा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ किन्हीं शब्दों की कमी है, लेकिन जब अपन इस वाक्य को पढ़ते हैं, तो ये वाक्य हर एक तरीके से, यानी सार्थक शब्द भी है और शब्दों का अपना एक प्रत्येक व्यवस्थित रूप भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये शब्द, ये वाक्य पूर्ण है। तो यहाँ इस गैप की आवश्यकता नहीं है।
वही हमारा कर्म होगा। तो इस कर्म के आधार पर ये सेंटेंस हमारा पूर्ण होगा। तो यहाँ पदक्रम का मतलब है कि हर एक शब्द का उसका अपना एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। पदक्रम से मतलब होता है कि उसको पद या क्रम कहते हैं। जैसे मैंने ये उदाहरण लिखा आपके सामने, तो ये अपने अपने स्थान पर, जैसे मैंने कहा था ना, व्याकरण की दृष्टि से यथोचित स्थान होना चाहिए। इस बाजार को मैं यहाँ पर दूं कि बाजार जाकर मैं लाऊंगा सामान, तो वो सेंटेंस तो पूर्ण रहेगा बोलने में, क्योंकि बोलने में जब हम बोलते हैं तो हमें व्याकरण संबंधी अशुद्धि कम होती है, लेकिन जब हम उसी को लिखते हैं भाषा के रूप में तो वो व्याकरण संबंधी अशुद्धि दिखाता है। तो यहाँ पदक्रम वो होगा कि जब शब्दों को व्यवस्थित रूप में शब्दों को यथाचित स्थान पर रखा जाए वह व्याकरण संबंध व्याकरण रूप से व्याकरण की दृष्टि से जैसे इसका पद का अपना अपना एक स्थान है इस वाक्य में। यहाँ इसका स्थान क्या है कि ये एक संज्ञा है। अगर संज्ञा आपसे पूछा जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा। अगर संज्ञा को भी आप खोल के लिखोगे, अगर पर्टिकुलर इसी का आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाजार कौन सी संज्ञा है, हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा। समझ गए? अब जाकर ये जाना क्या है? क्रिया है। जाना क्रिया तो है, जाना और लाना दोनों आपकी क्रिया है। यहाँ मैं हो गया वो करता है, सामान है उसका कर्म है। तो ये चीजें यही क्या होती है, पदक्रम होता है कि शब्दों को यथाचित स्थान रखा जाए और व्याकरण की दृष्टि से सभी व्यवस्थित हो। ठीक है, ये है आपका पदक्रम। अगला है अपना अन्वय। अगला होगा हमारा अन्वय। अन्वय हम किसे कहेंगे? अन्वय अपन जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अन्वय अपन कैसे कहते हैं? अन्वय होता है जैसे लिंग वचन काल की दृष्टि से वो अपना एक पदों का जो समूह है वो लिंग वचन काल की दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए। लिंग वचन या काल की दृष्टि से कैसे? कि जैसे मैंने कहा आपको कि वाक्य में अनेक पद होते हैं और पदों का लिंग वचन काल या पुरुष काल आदि के साथ सामंजस्य बैठना आवश्यक होता है ना? जैसे मैंने कह दिया तो यहाँ कौन सी अशुद्धि हो गई? लिंग संबंधी अशुद्धि हो गई। मोहन लिखती है, लिख तो सही है, लेकिन यहाँ ती है ता है में गलती है ना? जैसे भैंस चलता है, तो यहाँ चल ता है ती है में अशुद्धि है। तो समझिए लिंग, ये जो अन्वय की अशुद्धि है वो हम किसे कहेंगे कि पदों का समूह होता है और पदों में लिंग संबंधी जो अशुद्धियां होती है, लिंग वचन काल। जैसे मैंने कह दिया मोहन रात को उठता है, तो यहाँ मोहन रात को जल्दी उठता है, तो रात को जल्दी उठना मतलब क्या होता है? वो गलत होगा, है ना? तो इनके साथ सामंजस्य बैठना आवश्यक होता है। तो अन्य हम कहेंगे कि पदों का जो समूह, वाक्य में बहुत सारे पद होते हैं और पदों के समूह में सामंजस्य बैठना पदों के समूह में सामंजस्य होना ही अन्वय होता है। अन्वय कहलाता है। असामंजस्य जैसे लिंग वचन काल संबंधी अशुद्धियां उसमें नहीं होनी चाहिए। ये जो अशुद्धियां होती है तो इसका मतलब वहां अन्वय की कमी होती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया भैंस चलता है, यहाँ हमने लिख दिया
रात को जल्दी या रात को जल्दी उठना चाहिए। तो यहाँ रात को क्या होगा, यहाँ हो जाएगा सुबह को। समझ गए? मैंने कहा मोहन काल संबंधी स्थिति कैसे होगी, मोहन आज पढ़ा। अब यहाँ पर लिख दिया मोहन आज पढ़ा, तो यहाँ आज को बता रहा है वर्तमान को, लेकिन पढ़ा बता रहा है भूतकाल को। तो यहाँ अन्वय में किसमें कमी आ गई, मोहन आज पढ़ेगा या मोहन आज पढ़ चुका। ठीक है ना? तो ये संबंधी है। जैसे मैंने लिख दिया गाय, गाय गाय चारा चरता है, तो वहां क्या होगा, गाय चारा चरती है। तो ये सब अशुद्धियां, ये सब आपके हैं, ये 6 जो आपके